स्वागत है। एमए फाइनल के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम एमए फाइनल के चतुर्थ प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की चर्चा करेंगे। आधुनिक काव्य जो चतुर्थ पेपर है, इसमें प्रमुख रूप से 5 पुस्तकों को लिया गया है। छात्राओं, इन 5 पुस्तकों में प्रथम है कामायनी। कामायनी के केवल 2 शतकों को इसमें संकलित किया गया है, चिंता और श्रद्धा। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी के उपरांत आती है राग विराग, जिसका संपादन रामविलास चौहान ने किया, और इस पुस्तक के अंदर राम की शक्ति पूजा, जो कि निराला जी की रचना है, उसका संकलित किया गया है। तीसरी पुस्तक है आंगन के पाल द्वार। आंगन के पाल द्वार आगेजी द्वारा रचित है। चतुर्थ पुस्तक आती है चांद का मुंह टेढ़ा। ये संग्रह है। इसमें ब्रह्मराक्षस नामक कविता है, उसको हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध जी की रचना है। और 5वीं पुस्तक है वह है आत्मजयी, जो कि कुंवर नारायण सिंह की है। इसके अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें इन रचनाओं के रचनाकार के बारे में जानना आवश्यक होगा, तथा उस युग की प्रवृत्तियां को समझना, परिस्थितियों को समझना उतना ही आवश्यक है कि जितना इन रचनाओं को समझना। सबसे प्रथम पुस्तक कामायनी है। कामायनी मात्र छायावाद की नहीं, हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले संक्षिप्त में हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि कामायनी कौन से युग की रचना है। कामायनी छायावाद युग की रचना है। छायावाद के आधार स्तंभ कविवर जयशंकर प्रसाद ने इनकी रचना सन 1935 में की थी। जैसा कि विदित है कि आधार स्तंभ कविवर जयशंकर प्रसाद केवल मात्र कवि नहीं थे, उन्होंने नाटक पर भी, उपन्यास पर भी, निबंध पर भी अपनी प्रतिभा को उसी प्रकार प्रकट किया जिस तरह से उन्होंने कविता के माध्यम से, काव्य के माध्यम से प्रकट किया। छायावाद युग के जो 4 आधार स्तंभ थे, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा, इन चारों में से एक है प्रसाद जी। प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। हालांकि इस विषय पर विवाद है, परंतु अगर प्रसाद को माना जाए तो इसमें किसी भी प्रकार का गलत भी नहीं होगा। प्रसाद जी ने छायावाद में खड़ी बोली में माधुर्य, सरसता लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने जीवन के सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं व्यापक से व्यापक आयामों को रचनाओं के माध्यम से संजो करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। प्रसाद जी के बारे में कुछ लोग उनके विशेष तौर पर गद्यात्मक रचनाओं के बारे में आक्षेप लगाते हैं कि प्रसाद जी गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, परंतु उनका ये आक्षेप पूर्ण रूप से निराधार ही कहा जा सकता है।
प्रसाद जी का कृतित्व और व्यक्तित्व दोनों ही महत्वपूर्ण है। कृतित्व की चर्चा करने से पहले हम प्रसाद जी के व्यक्तित्व का समझ लेते हैं, उनके जीवन के सामान्य परिचय का हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रसाद जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। तो प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में काशी के एक सराय गोवर्धन में क्षेत्र है, वहां पे हुआ था। इनके पिता का नाम था शिवरतन साहू और इनके पिता की ख्याति थी दान दाता के रूप में। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रसाद जी हैं कोई गरीब घर से नहीं थे। प्रसाद जी एक संभ्रांत संपन्न परिवार में जन्म लिए थे, क्योंकि इनका जो परिवार था सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता देवी प्रसाद जी बहुत ही सुलझे हुए और सम्मानीय व्यक्ति थे, जो कि कलाकारों का हमेशा आदर और सत्कार किया करते थे। काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद जी का ही स्वागत करती थी। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि जनता इतना मान सम्मान अगर किसी व्यक्ति विशेष को दे रही है तो व्यक्ति साधारण तो हो ही नहीं सकता, जनता का प्रिय और सम्मान के योग्य होता है। इस बात से ही उनकी लोकप्रियता, उनके व्यक्तित्व हमारी समझ में आ जाता है। किशोरावस्था में ही माता और बड़े भाई का इनके देहांत हो जाता है। 17 वर्ष की उम्र में प्रसाद जी पर आपदाओं का बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है। प्रश्न उठता है कौन सी आपदाएं हैं? हमारे मन में एक विचार आता है कि ऐसी कौन सी आपदाएं प्रसाद जी के जीवन पर आने पड़ी थी। कच्ची गृहस्थी, घर के सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी, कुटुंबियों, परिवार के संबंध में अन्य लोगों की संपत्ति हड़पने के बारे में षड्यंत्र प्रारंभ हो गए। इन सब का सामना उन्होंने 17 वर्ष की उम्र मात्र इतनी ही होती है कि व्यक्ति विशेष रूप से सोचने समझने की शक्ति भी प्रदान नहीं कर पाता। उस समय में कोई भी परिवार हो तो परिवार की तो हमेशा एक ही रीति चलती आ रही है कि जैसे भी अवसर हो तो संपत्ति हड़पने में कुछ लोग ऐसे होते हैं। ये नहीं कह सकता मैं कि सभी परिवारों की एक ही कहानी होती है, परंतु अधिकांशतः युग युग से चली आ रही कहानी वही है कि कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि वो षड्यंत्र रचता रहता है। ऐसे ही षड्यंत्रों को सामना प्रसाद जी को करना पड़ा। अब उन्होंने इतनी छोटी उम्र में किस प्रकार धैर्य, किस प्रकार हिम्मत, किस प्रकार साहस से उनका सामना किया और किस प्रकार अपने जीवन को आगे बढ़ाया, ये इनका बचपन था। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी के क्वींस कॉलेज में हुई, लेकिन बाद में घर पर इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया। प्रारंभिक शिक्षा तो क्वींस कॉलेज में हुई थी और बाद में इनको घर पर ही अध्ययन करवाया गया। इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी का अध्ययन किया। दीनबंधु ब्रह्मचारी तथा फारसी का इनके संस्कृत के अध्यापक थे। इनके गुरुओं में रश्मि सिद्धि की भी चर्चा की जाती है। तो इस प्रकार इनके ये जो 2-3 नाम है, रश्मि सिद्धि है, दीनबंधु जी, इनसे हमें ज्ञात होता है कि इनके अलग अलग विषयों पर, अलग अलग भाषाओं पर अलग अलग गुरु रहे थे, जिन्होंने इनके व्यक्तित्व को निखारा और आगे बढ़ाया।
घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति इनकी रुचि प्रारंभ से ही थी और 9 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने कलाधर नाम से एक रचना ब्रज भाषा में सवैया लिख करके रसमय सिद्धि को दिखाया, जो कि इनके गुरु थे। ठीक है, उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण, साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया। इसके अलावा प्रसाद जी अध्ययन के अलावा बाग बगीचे तथा भोजन बनाने के भी शौकीन थे और खेल के क्षेत्र में अगर उनकी चर्चा की जाए तो प्रसाद जी शतरंज के खिलाड़ी थे। वे नियमित व्यायाम भी करते थे और खान पान की दृष्टि से वो सात्विक खाने में रुचि रखते थे। वे आगे जाकर के नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी हुए थे। तो हमने जो अभी तक अध्ययन किया, इससे ये साफ जाहिर होता है कि प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने एक सक्षम घर में जन्म लेने के उपरांत युवावस्था में अनेक समस्याओं को झेलते हुए निरंतर हिम्मत और धैर्य से अपनी साधना के मार्ग पर चलते रहे और अंततः अपने मुकाम को, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त किया। अब हमने अभी तक प्रसाद जी का सामान्य जीवन का परिचय प्राप्त किया। अब आती है उनकी रचनाएं। प्रसाद जी की रचनाएं कौन कौन सी? रचनाओं में सबसे पहले उपन्यासों की चर्चा कर लेता हूं। प्रसाद जी के 3 उपन्यास है, कंकाल, तितली और इरावती। तितली थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा कर देता हूं। तितली में उन्होंने ग्रामीण जीवन के सुधार के संकेत दिए हैं। कंकाल एक यथार्थवादी उपन्यास है और जो इरावती है उनका उपन्यास अधूरा रह जाता है। इसके अलावा अगर हम नाटक की चर्चा करते हैं तो प्रसाद जी के नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, धूर स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, कामना और एक खून। इसके अलावा प्रसाद जी ने अनेक कहानियां की रचना की है। प्रसाद जी के कहानी संग्रह, हम कहानी संग्रह में प्रमुख रूप से 5 कहानी संग्रह का उल्लेख करेंगे। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इन 5 कहानी संग्रहों में लगभग 69 कहानी संकलित की गई है। अगर हम इनकी काव्य कृतियों की रचना करें तो प्रसाद जी के मैं इस प्रकार कालक्रम की दृष्टि से उनका उल्लेख करता जाता हूं। सबसे पहले झरना, जो कि 1918 में इसकी रचना प्रसाद जी ने की। आशु 1925 में इसकी रचना की गई। लहर 1933 में इसकी रचना की गई। कामायनी 1935 में इसकी रचना की गई। उर्वशी, वैसे इन प्रमुख रचनाओं के अलावा हम कुछ ऐसी रचनाओं की भी चर्चा करेंगे जो पूर्ण है। उर्वशी 1909 में प्रसाद जी ने इसकी रचना की। वन मिलन इसकी रचना भी 1909 में की। प्रेम राज्य इसकी रचना भी 1909 में की। अयोध्या का उद्धार इसकी रचना 1910 में की। शोकाच्छ्वास इसकी रचना भी उन्होंने 1910 में की। वभ्रुवाहन इसकी रचना उन्होंने 1911 में की। कानन कुसुम इसकी रचना उन्होंने 13 में की। महाराणा का महत्व इसकी रचना 14 में की। करुणालय इसकी रचना 1913 में की। जयशंकर प्रसाद जी ने उर्वशी से लेकर महाराणा का महत्व तक की सभी रचनाएं द्विवेदी युग में लिखी थी, इसलिए इनको छायावादी युग की रचनाएं नहीं माना जा सकता है कालक्रम की दृष्टि से। ठीक है। आशु उनका एक प्रसिद्ध मुक्तक शैली में
लिखी हुई रचना है। यह एक विरह काव्य है। विद्यार्थी ये जानना आवश्यक है, क्योंकि कई बार वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न बनते हैं विशेष तौर पर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, उसमें आंसू के बारे में और कामायनी के बारे में पूछा जाता है। तो आंसू किस प्रकार की रचना है? तो स्पष्ट होता है कि आंसू एक मुक्तक शैली में लिखा हुआ विरह काव्य है, विरह रचना है। इसमें द्वितीय संस्करण में 64 छंद जोड़े गए हैं। कामायनी छायावाद का एक प्रौढ़तम रचना है, और छायावाद की ही नहीं, मैं तो कहूंगा हिंदी साहित्य की भी एक महत्वपूर्ण रचना है, श्रेष्ठ रचनाओं में मानी जाती है। कामायनी में प्रमुख रूप से 3 पात्र हैं, मनु, श्रद्धा और ईड़ा, जो क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक है। सर्गों की चर्चा करते हैं तो कामायनी में 15 सर्ग है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि कामायनी में कितने सर्ग है? कामायनी में 15 सर्ग है। कामायनी की रचना कब हुई? 1935 में इसकी रचना हुई। कामायनी का रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। कामायनी कौन से युग की रचना है? कामायनी छायावादी युग की रचना है। प्रसाद जी की रचनाओं में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति दिखाई देती है, वह है रहस्यवाद। इनके अलावा कामायनी की एक कृति और बच रही है, वह है लहर। लहर प्रसाद जी की गीति काव्य। तो इन रचनाओं के उपरांत हम सीधे सीधे आते हैं कामायनी पर, क्योंकि हमें कामायनी का अध्ययन करना है। कामायनी का थोड़ा परिचय देकर के हम चिंता और श्रद्धा सर्ग का व्याख्यात्मक विश्लेषण करेंगे। कामायनी मूलतः एक कल्पना, एक फैंटेसी है, जिसके माध्यम से प्रसाद जी ने अपने समय के सामाजिक परिवेश, जीवन मूल्यों, सामयिकता का विश्लेषण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। प्रश्न उठता है कि प्रसाद जी ने किस तरह इन मूल्यों को हमारे सामने प्रकट किया। तो प्रसाद जी ने इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण करके उसमें सामाजिकता, उसमें जीवन मूल्य और उसमें सामयिकता, तीनों का संयोजन कर दिया और कामायनी के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। इस रचना के पूर्व में मैंने अभी उल्लेख किया है, 3 प्रमुख पात्र हैं, मनु, श्रद्धा और ईड़ा। इन पात्रों के माध्यम से प्रसाद जी ने एक उद्देश्य हमारे सामने रखा है। आज के मानव जीवन को संपूर्ण रूप से हमारे सामने ला दिया है। कामायनी का प्रथम प्रकाशन काफी पहले हो चुका था। तब से लेकर के आज तक हिंदी साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय तथा विवादित और चर्चित पुस्तक कामायनी रही है। चाहे कोई भी विश्वविद्यालय हो या कोई भी संस्था हो, ये चर्चा का विषय रही है। कामायनी जल प्लावन की घटना से प्रारंभ होती है। जैसा कि इतिहास में विदित है कि एक ऐसी प्राचीन घटना है जब देव संस्कृति अपनी विलासिता, ऐश्वर्य, भोग में इतनी रम गई थी कि वो अपने आप को अमर मानते हुए निर्भय होकर के सब कुछ भुला बैठे थे। कहते हैं कि जब जब पृथ्वी के विमुख मनुष्य जाता है तो पृथ्वी अपना रौद्र रूप अपना लेती है। ऐसा ही उस समय होता है, भयंकर जल प्रलय होता है। जो अपने आप को अमर मान बैठे थे सब नष्ट हो जाते हैं, केवल एक ही बचता है,
वह है मनु। मनु एकांत में निर्जन इसलिए कह रहे हैं कि कोई बचा ही नहीं था, प्रदेश में हिमालय के उत्तुंग शिखर पर शिला की शीतल छांव में बैठ करके ध्यान लीन थे। उसी समय उनका मिलन श्रद्धा से होता है और श्रद्धा के मिलन से उस निर्जन प्रदेश में इस उजड़ी हुई सृष्टि को फिर से किस प्रकार प्रारंभ करते हैं, ये कामायनी के माध्यम से बताया गया है। ये आख्यान प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण कर दिया। इस ऐतिहासिक आख्यान के माध्यम से प्रसाद जी ने रूपक का सम्मिश्रण कर दिया है। इसलिए मनु और श्रद्धा और ईड़ा अपने ऐतिहासिक अस्तित्व को रखते हुए भी सांकेतिक अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। ये स्वयं कवि ने कहा है। अगर हम चर्चा करें कि मनु, श्रद्धा और ईड़ा कौन कौन से सांकेतिक अर्थ, तो मनु मन का, श्रद्धा हृदय पक्ष का और ईड़ा बुद्धि पक्ष का अर्थ प्रकट करती है। छात्राओं में चिंता सर की कुछ पंक्तियां बोलकर सुना रहा हूं। इसके बाद हम एक एक के व्याख्यात्मक विश्लेषण करते चलेंगे। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता सी शिला, चरण से टकराता फिरता पवनमान, तरुण तपस्वी सा बैठा, साधन करता सुर शमशान। ध्यान दो, सुर शमशान अर्थात देवताओं का मोक्ष धाम। नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सह करुण अवसान।